प्लास्टिक बॉटल बोट। नाला नगर नाम के एक गांव में एक नदी रहता था। उस नदी में एक नाव को राजन नाम का आदमी चलाता था। हर रोज कुछ अमीर बच्चे और कुछ गरीब बच्चे उस नाव में चढ़कर नदी को पार करके स्कूल जाते थे। राजन का बेटा रंजन भी उन बच्चों के साथ पढ़ता था। अमीर बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे और गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। मगर हर साल एग्जाम्स का रिजल्ट्स न्यूज़पेपर में देखकर अमीर बच्चों के माँ बाप को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि सब में गरीब बच्चे ही फर्स्ट आते थे। एक दिन सब अमीर लोगों ने मीटिंग लगाए। छी छी, क्या है अन्याय, हमारे बच्चे कभी भी फर्स्ट नहीं आएंगे क्या? इतना ज्यादा फीस भर के ट्यूशन भेज के भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्या करना है अब? उन गरीब बच्चों को स्कूल जाने नहीं देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, तब हमारे बच्चों को ही फर्स्ट आएगा। सब मेरे प्लान को सुनो। कहकर क्या करना है बताइए। वैसे ही उन्होंने राजन को बुलाकर क्या करना है बताकर पैसे दिए। मगर राजन गहरे सोच में पड़ गया। क्या हुआ, गहरे सोच में पड़ गए? हम जो कह रहे हैं वो करोगे तो तुम्हारे बेटे को भी प्राइवेट स्कूल में डालने का जिम्मेदारी भी हमारा है। अब और कुछ मत सोचो। अगले दिन बोट पर चढ़ने को आए हुए गरीब बच्चों से राजन, आज से महीने में बोट का किराया 1000 रुपए है, सहमत है तो चढ़िए, नहीं तो छोड़िए। ये क्या पिताजी, ऐसे अचानक से 1000 रुपया लाने को बोलोगे तो वो लोग कैसे लाएंगे? उतना पैसा बेचारे ये लोग नहीं दे सकते हैं। अरे ओए रंजन, तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? तुमको किसी ने पूछा क्या? तुम्हारे पिताजी के फैसला का खिलाफ बोलोगे? राजन काका, आप चलिए, हमें देर हो जाएगा। वैसे ही बेचारे गरीब बच्चे देख रहे थे, मगर बोट वहाँ से चला गया। अगले दिन रंजन आके गरीब बच्चों से, कल जो मेरे पिताजी लोगों ने किया था उस षड्यंत्र के बारे में मुझे सब पता चल गया। वे लोग तुमको स्कूल को नहीं जाने देकर वो लोग फर्स्ट आने के लिए देख रहे हैं। वैसे नहीं होना चाहिए। आप सब मैं जो बोलता हूँ वैसा कीजिए। बाद में सब बच्चे मिलके गांव में प्लास्टिक बॉटल्स को लेकर आए। उनसे रंजन एक बोट को तैयार किया। अगले दिन गरीब बच्चे सब उस बोट में जा रहे थे। तब अमीर लोग बोट में बैठा हुआ रंजन और अमीर बच्चे चौंक गए। आहा, वो बोट बहुत अच्छा है ना? वैसे वाला बोट में चढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा यार। मेरे फ्रेंड्स के बारे में क्या समझे, वे बहुत होशियार है। आप क्या पिताजी ऐसे देख रहे हो? चलिए चलिए, स्कूल का टाइम हो रहा है। वैसे रोज गरीब बच्चे उसी प्लास्टिक बोट में स्कूल जाने लगे। उस बोट को दूसरे बोट से अमीर बच्चे बहुत दिलचस्पी से देखते थे। एक दिन अमीर लोग राजन को बुलाए। क्या है ये राजन, ऐसा हो गया, एक महीने में इनका फाइनल एग्जाम्स है, उसमें वो गरीब बच्चे किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए। तुम क्या करोगे मुझे मालूम नहीं, ये लो पैसे, अब से ये गरीब लोग स्कूल नहीं जाना चाहिए। कहकर पैसे दिया। राजन उसका प्लान के बारे में उन्हें बताया। फिर राजन उस रात उस बोट के पास जाकर बोट के नीचे प्लास्टिक बॉटल्स को चाकू से छेद लगा दिया। फिर अब थोड़ा नदी में जाने के बाद ये डूब जाएगा, ये तो जरूर है। इनका समस्या हल हो जाएगा। अगले दिन रंजन और अमीर बच्चे प्लास्टिक बोट के पास आए और उसमें चढ़कर जाने लगे। तुम लोगों को एक बात पता है? इस बोट को मैंने ही तैयार किया है। ये बात मेरे पिताजी को भी मालूम नहीं है, मगर अभी तक मैं इसमें चढ़ा ही नहीं। बहुत मजा आ रहा है ना इसमें जाना। थोड़ा दूर जाने के बाद वो बोट डूबने लगा। तब सब बच्चे बचाइए कहकर चिल्लाने लगे। गांव में राजन और अमीर लोग बात कर रहे थे। तभी एक आदमी आके, क्या है राजन, इधर हो? तुम्हारे बेटा और अमीर बच्चे मिलके उस प्लास्टिक बोट में चढ़ के नदी में जा रहे थे। क्यों पूछे तो कह रहे थे कि कब से उसको उसमें चढ़ने की बहुत इच्छा है। तब वो सब लोग चौंक गए। तुरंत ही सब लोग नदी के पास भागते हुए गए। नदी में डूबता हुआ बोट को देखकर सब लोग डर गए। उसी वक्त राजन उसके बोट में जाके उन सब बच्चों को बचाकर बोट में लेकर वापस आया।
वो देखकर अमीर लोगों में बदलाव आया। साहब, आपसे हाथ मिलने की वजह से मुझे बहुत अच्छा हुआ। थोड़े देर होता तो मेरे बेटे का जान ही चला जाता था। राजन, हमें माफ कर दो। हमारे बच्चों को बचाने के लिए हम हमेशा तुम्हारा ऋणी बनकर रहेंगे। बच्चे, हमने बहुत बड़ी गलती की है, उसको बदलने के लिए हमें एक मौका दीजिए। आपको जितना तक पढ़ना है पढ़िए, उस सब का खर्चा हम ही उठाएंगे। तब से सब लोग ऐसे ही उस प्लास्टिक बोट में घूमकर उसका मजा लेने लगे। दादा दादी सरप्राइज गिफ्ट। केदारपुर नाम के गांव में दयानंद और पार्वती नाम के एक बूढ़े दंपति रहती थी। उस उम्र में भी वो मजदूरी करते थे। उनका ये हाल देखकर गांव वालों को बहुत तरस आता था। दयानंद सड़क पर जा रहे हर बाइक को बड़े चाव से देखता था। क्यों जी, जब तुम जवान थे मैंने तुम्हें कई बार कहा कि बाइक खरीद लो, तब तो तुमने खरीदा नहीं और बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करते रहे। वो शादी करके चली गई, दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा। इसलिए कहते हैं जो जब काम करना चाहिए तभी खत्म कर देना चाहिए। अब सड़क पर जाने वाले गाड़ियों को उम्मीद की नजरों से देखोगे तो क्या फायदा। अरे पगली, मैं बाइक खरीदकर चलाना नहीं चाहता। मेरी तो बस छोटी सी इच्छा है कि उस बाइक में तुम्हें बिठाकर घुमाऊं। मैं जानता हूँ कि अभी वो मुमकिन नहीं है, इसीलिए उन बाइकों को देखकर मैं ये कल्पना करता हूँ कि तुम्हें बिठाकर घुमा रहा हूँ बस। और जहाँ तक अपनी बेटी का सवाल है, अरे वो तो बहुत ही अच्छी बच्ची है। बस दामाद जी नाराज हैं कि हमने उन्हें दहेज नहीं दिया, इसीलिए हमें दूर रखा है। अब इसमें अपनी बेटी का क्या कसूर। एक दिन पार्वती एक खत लेकर दयानंद के पास आई। सुनो जी, हमारी बेटी को लड़का हुआ है, उसने खत लिखा है, पर देखो उसने ये नहीं कहा कि आप लोग आ जाओ। कहकर दुखी हो रही थी। दयानंद पार्वती को मनाने लगा। यूं कई साल बीत गए। दयानंद और पार्वती की हिम्मत नहीं रही काम करने की। एक दिन उनके घर एक लड़का आया। मेरा नाम पिंटू है, मैं अनाथ हूँ। क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपके पास रह सकता हूँ? तुम्हारा ये हाल देखकर बहुत तकलीफ हो रहा है बेटा, पर हम भी बहुत गरीब हैं। हम तुम्हें खाना नहीं खिला पाएंगे बेटा। ये क्या जी, ये तो नन्ही सी जान है, इसे हम खिला सकते हैं। वो जितने दिन रहना चाहे रहने दीजिए। तुम अंदर आओ बेटे। पिंटू बहुत खुश हुआ। उन दोनों ने पिंटू के लिए फिर से मजदूरी करने लगे। एक दिन गांव में एक आदमी माइक पर ऐलान कर रहा था कि बच्चों के लिए रेसिंग का मुकाबला होगा। ये बात पिंटू ने सुन ली। पिंटू ने उस रनिंग रेस में भाग लिया। रेस शुरू हुआ। पिंटू पूरा जोर लगाकर रनिंग रेस में भाग रहा था। एक एक करके सब बच्चों को पीछे छोड़ने लगा। आखिर में फिनिशिंग लाइन को पार करके वो रेस जीत गया। उसे 2 लाख रुपए का इनाम मिला। 2 दिन बाद पिंटू ने दयानंद और पार्वती की आंखों में पट्टी बांधी। क्यों बेटे, तुम्हारे साथ आंख मिचोली खेलने के लिए हम बच्चे थोड़ी ना हैं। मैं आपको सरप्राइज देने वाला हूँ दादाजी, जरा बाहर तो चलिए। कहकर उन्हें घर से बाहर ले आया। बाहर आकर उन्होंने पट्टी खोली। वहां पर एक नया स्पोर्ट्स बाइक खड़ा था। उसे देखकर दोनों हैरान हो गए। नाना जी, मम्मी ने कहा था कि आपको बाइक बहुत पसंद है और माँ ने ये भी कहा कि आपने बाइक का बलिदान देकर माँ की शादी कराई। मैंने रनिंग रेस का मुकाबला जीता और ये पैसे कमाए। ये बाइक मेरी ओर से आपके लिए गिफ्ट है। वे दोनों हैरान हो गए। यानी तुम हमारे। वो यूं कह ही रहा था कि तभी दयानंद का दामाद प्रकाश और उसकी बेटी नीलिमा वहां आए। यूं बिना बताए घर से यहाँ चले आए तो हम कितने परेशान हुए तुम जानते हो। हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारी माँ और मैंने 10 दिन से खाना भी नहीं खाया, जानते हो। चलो घर चलते हैं। देखा डैडी, आपका बेटा 10 दिन दिखाई नहीं दिया तो आपको इतनी तकलीफ हुई और आपने नाना नानी को अपनी बेटी से
10 साल दूर रखा। आपने कभी ये भी नहीं सोचा कि उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। माँ भी नाना नानी के लिए हर रोज रोती रहती थी। ये बात आप जानते भी हैं। आपको ये एहसास दिलाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। प्रकाश की आंखें भर आईं। माँ जी, बाबूजी, मुझे माफ कीजिए। बच्चे दूर हो जाने पर माँ बाप को जो तकलीफ होती है अब मुझे समझ में आया। आज से आप हमारे साथ ही रहिए। आप मना नहीं कर सकते। अगर आप नहीं आए तो जिंदगी भर इस गलती का बोझ मेरा पीछा करता रहेगा। कृपा करके मान जाइए, कहकर उन्हें प्रणाम किया। चलो नाना नानी, अब हम सब मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। उन्होंने पिंटू को गले से लगा लिया। नीलिमा बहुत खुश हुई। यूं सब मिलकर रहने लगे और वो दोनों अपने नवासे के साथ खेलने लगे। दयानंद और पार्वती पिंटू के दिए हुए बाइक में सारा गांव का चक्कर लगाते थे।